वेलकम टू साई एजुकेशन। साई एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 3 मई 2020 एंड 3 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए एंड इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट बन सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हों, ताकि साइंस जल्दी से स्टार्ट करूँ मैं इसी चैनल पे। ठीक है, तो चलते हैं 3 मई 2020 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है अरविंद कुमार शर्मा ने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला। फ्रेंड्स, एमएसएमई की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म है। एंड अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। फ्रेंड्स, एमएसएमई के जो सचिव के रूप में आने से पहले ये प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में कार्यरत थे एंड अब क्या एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यहाँ पे बात हुई है केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की यानी एमएसएमई की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एंड केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, एंड इसकी स्थापना कब हुई थी एमएसएमई की? तो 2007 में एंड HQ यानी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। एंड एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के रूप में अरविंद कुमार शर्मा ने शपथ ली। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की? तो इसका आंसर है CSIR एंड CSIO ने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन को विकसित किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन तैयार किया। इस नवीन तकनीक को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी कीटाणु शोधन और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई CSIR, तो CSIR ने विकसित किया। तो CSIR की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक बार फिर से बता देता हूं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की फुल फॉर्म है। एंड हाल ही में CSIR एंड CSIO ने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल्य किस संस्थान ने विकसित किया? तो इसका आंसर है DIAT ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल्य विकसित किया है। पुणे के DIAT द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर विकसित किया गया। माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल्य 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस को विघटन करेगा। तो ये भी अच्छी पहल है। DIAT विकसित किया DIAT ने अतुल्य स्टेलाइजर, तो ये 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदनकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस को विघटन करेगा। तो ये DIAT ने विकसित किया। एंड DAIT की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, DIAT की फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड DIAT की स्थापना हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो गिरिधर अरमान ने
परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। उन्हें संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया था। एंड गिरिधर अरमाने आंध्र प्रदेश केंद्र के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे बात हुई है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की, तो मंत्री कौन है? नितिन जय कुमार गडकरी। एंड इसके बारे में एडिशनल जानकारी आपको यहां से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्य के रूप में चुना गया? हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्य के रूप में चुना गया? तो शोभना नरसिम्हन को हाल ही में अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्य के रूप में चुना गया। एंड वह वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR में सिद्धांतिक विज्ञान इकाई TSU की प्रोफेसर है। एंड उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने नैनो मटेरियल्स के तर्कसंगत डिजाइन पर महत्वपूर्ण काम किया और जांच की कि कैसे आयाम में कमी लाने और आकार को छोटा करने में भौतिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखें कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्य के रूप में चुना गया? तो भारतीय है शोभना नरसिम्हन को, जिनको हाल ही में अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता में जवाबदेही रिपोर्ट के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें इसका आंसर है 53 रैंक है। ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही रिपोर्ट के मामले में भारत की रैंक है। एंड इसको जारी करता है IVP की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप रिपोर्ट यानी IBP ने जारी किया है। एंड 117 देशों में न्यूजीलैंड पहले स्थान पे रहा। एंड इसमें पता होना चाहिए आपको भी इंडिया की रैंक क्या है एंड फर्स्ट रैंक किसने हासिल की 117 देशों में। ठीक है, तो 117 देशों की ये रैंकिंग है, जिसमें 53 रैंक है अपने भारत की एंड फर्स्ट नंबर पे न्यूजीलैंड रहा है। और इसको जारी करता है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता सूची में रखा है। एंड भारत के साथ इस सूची में अन्य 10 देशों अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला एंड यूक्रेन को भी शामिल किया गया। एंड फर्स्ट रैंक पे किसको रखा है? भारत को। किसने? अमेरिका ने। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC होनी चाहिए एंड करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन DC एंड करेंसी अमेरिकी डॉलर एंड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी? तो इसका आंसर है सानिया मिर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा कि कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। फ्रेंड्स, यदि कोई रिकॉर्ड होता है ना, यदि कोई फर्स्ट वुमेन होगी कोई भी जिसने विशिष्ट कार्य किया, तो वो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्रकार का पहला किसी को अवार्ड मिलता है, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली फर्स्ट भारतीय बनी? तो सानिया मिर्जा बनी है। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो दक्षिण अफ्रीका के थे डेनिस गोल्डबर्ग, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किए थे एंड इनका अभी डेथ होगी इनकी। तो वह दिवंगत दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सैन्य विंग उमाखतो जी सिजवे में एकमात्र श्वेत सदस्य थे। एंड डेनिस गोल्डबर्ग को रंगभेद के खिलाफ
ANC की लड़ाई में शामिल होने के लिए 22 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो इस सबसे ज्यादा बार जेल में इन्होंने बिताए थे 22 साल, और 22 साल तक राजधानी प्रिटोरिया में जेल में रहने वाले एकमात्र श्वेत व्यक्ति थे। तो एकमात्र श्वेत व्यक्ति थे ये जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, डेनिस गोल्डबर्ग। एंड इसके अलावा श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा जबरन उत्पीड़न की जातिवाद व्यवस्था थी, उन्हें 1985 में जेल से रिहा कर दिया। तो 22 साल तक ये जेल में रहे थे प्रिटोरिया की जेल में। एंड ये श्वेत फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने 22 साल तक कारावास में गुजारा है। एंड इन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाइयां भी लड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को जीआई टैग मिला? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी हाल ही में 3 स्थानों पे जीआई टैग मिला, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, यानी कि भौगोलिक टैग। भौगोलिक टैग क्या होता है फ्रेंड्स? किसी विशिष्ट स्थान पे कोई भी चीज हो वो वहां की फेमस हो जाती है। जैसे बीकानेर के रसगुल्ले फेमस है, वहां पे के रसगुल्ले को जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे किसी भी देश या किसी राज्य की या किसी शहर की ऐसी चीज जो कि वहां की फेमस हो तो उसको जीआई टैग मिल जाता है। तो मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला। जीआई टैग मिलने के बाद वहां पे फेमस हो जाते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को जीआई टैग मिला? तो मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला। मणिपुर के काले चावल के साथ अन्य 2 स्थानों की प्रमुख वस्तुओं को भी जीआई टैग मिला। तो गोरखपुर के टेराकोटा को और कोविलपट्टी की कदलाई मिट्टी को भी जीआई टैग मिला। गोरखपुर के टेराकोटा का मतलब है फ्रेंड्स गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी बहुत पाई जाती है। तो वहां पे ना अलग अलग मूर्तियां बनाई जाती है, अच्छी टेराकोटा, जिसको अपन टेराकोटा कहते हैं। तो अच्छी मूर्तियां बनाई जाती है। तो वहां की ये मूर्तियां फेमस है, इसीलिए वहां के टेराकोटा यानी गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। तो एंड इसके साथ ही कोविलपट्टी की कदिलाई मितई को भी जीआई टैग मिला। मणिपुर के काले चावल जिसे चाक हाउ भी कहा जाता है, यह चावल मिठाई दलिया बनाने के लिए काम आता है। गोरखपुर के टेराकोटा दोमट मिट्टी से हाथी घोड़े जैसे जानवरों की आकृतियां सजावट की चीजें बनाई जाती है। सबसे खास बात यह है कि दीपदान हो या मोर, नक्काशी किए हुए झूमर, लैंप, पक्षियों की आकृतियां, और फिर 5 फीट का हाथी बनाने में चाक और सांचे का उपयोग नहीं होता, शिल्पकार हाथों से इसे गढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये। कोविलपट्टी की कदलाई मितई तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी है। एंड मूंगफली और गुड़ से कैंडी को तैयार किया जाता है। इसमें विशेष रूप से थामी वरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु की जो कोविलपट्टी की कदलाई मितई है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, उसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो मूंगफली के गोटे का, गुड़ का यूज किया जाता है। और एक नदी ऐसी है जिसका इसमें यूज किया जाता है, ओनली इसी नदी का पानी इसमें यूज होता है। तो थामी वरानी नदी के पानी का इसमें यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जितने भी फैक्ट मैंने इसमें मेंशन किए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इनको पढ़ें एंड नोट डाउन करें ताकि एग्जाम में भूले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र व गुजरात ने हाल ही में 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया। एंड एक दिवस को ही मजदूर दिवस यानी लेबर डे मनाया जाता है। तो इसके साथ आप ये भी याद रखें कि 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना? तो इसका आंसर है रामायण। रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। फ्रेंड्स, जो पुराने चैनल थे, पुराने सीरियल थे, उनको स्टार्टिंग कर दिया गया क्योंकि लोग कोविड-19 के कारण अपने घरों से बाहर ना निकले, इसीलिए जो पुराने चैनल थे वो सभी चला दिए गए हैं। एंड 16 अप्रैल 2020 के दिन रामायण 77 मिलियन लोगों के द्वारा देखा गया। तो दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम ये बन गया, यानी 7.7 करोड़ लोगों ने 16 अप्रैल 2020 के दिन इसको देखा था। तो 1980 के दशक की भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया। तो इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड है विश्व का कि रामायण को सबसे ज्यादा बार देखा गया। किस तारीख को इंपॉर्टेंट है और
व्यक्तियों ने देखा, तो 7.7 करोड़ लोगों ने देखा 16 अप्रैल 2020 के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निकेई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो इसका आंसर है प्रोफेसर टी प्रदीप को निकेई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलपिन प्रदीप को निकेई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। प्रोफेसर थलपिन प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा। उन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण यानी वाटर प्यूरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो निक्केई एशियन पुरस्कार किसको मिला? प्रोफेसर टी प्रदीप को मिलेगा। ठीक है, घोषणा होगी देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCSTC और DST ने कोविड-19 से बचने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो इसका आंसर है यश नामक कार्यक्रम लॉन्च किया। NCSTC एंड DST ने कोविड-19 से बचने के लिए यश कार्यक्रम लॉन्च किया। यश कार्यक्रम जोखिम और इससे संबंधित चुनौतियों, समाधानों और इस परिस्थितियों से जूझने वाले लोगों में साहस एवं आत्मविश्वास पैदा करने के साथ ही लक्षित समूहों के बीच व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। एंड NCSTC ने मिलकर किया, तो इन दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। NCSTC एंड DST की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एंड यस की भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, जिस कार्यक्रम लॉन्च किया। एंड NCSTC की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। एंड DST की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। एंड यर्स की फुल फॉर्म है, यस की फुल फॉर्म है ईयर्स ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। एक बार फिर से तीनों की फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। NCSTC की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस। DST की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। यश की फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंसेस एंड हेल्थ। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में NCSTC एंड DST ने कोविड-19 से बचने के लिए यश नामक एक कार्यक्रम को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यह राज्य बन गया छत्तीसगढ़। कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के राज्यों के प्रयास के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर कार्यरत हैं, यानी 18 करोड़ 52 लाख लोग हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं। तो इस सबसे फर्स्ट स्टेट बन गया है मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला छत्तीसगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एंड छत्तीसगढ़ की बात हुई तो छत्तीसगढ़ के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। एंड राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 3 मई 2020 के करंट अफेयर्स कराए, अकेले करंट अफेयर्स नहीं कराए हैं, एडिशनल फैक्ट बताए हैं। और किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे इतने एडिशनल फैक्ट नहीं मिलते हैं। जाके देख लो यदि इतने एडिशनल फैक्ट आपको मिले तो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना यदि इतने आपको एडिशनल फैक्ट मिलते हैं तो। ठीक है, इसी चैनल पे आपको एडिशनल फैक्ट दिए जाते हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है। एंड इसके साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है। एंड ये वीडियो देखने के बाद यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। थैंक्स ए लॉट वॉचिंग माई वीडियो। लव यू टू ऑल। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।